में तो बदल गया, अब गुजरात की बारी है। राज्य में पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी। दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होना है और 8 दिसंबर को मालूम चलेगा कि क्या गुजरात की सत्ता पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहेगा या फिर कोई और बाजी मार लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुजरात चुनाव के प्रचार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद भाजपा के तमाम नेताओं ने खड़गे के इस बयान की कड़ी निंदा की। इससे पहले भी कांग्रेस के नेता मधुसूदन मिस्त्री समेत कई दूसरे नेता विवादित बयान दे चुके हैं, जिसको लेकर खासी राजनीति भी हुई है। गुजरात चुनाव के लिए पहले चरण का प्रचार का काम भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन प्रचार के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। इस बार विवाद का कारण बना है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। अहमदाबाद में सोमवार को जनसभा के दौरान खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। अहमदाबाद के बहरामपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा द्वारा नगर निकाय, नगर निगम और विधानसभा तक के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगे जाने को लेकर खड़गे ने पीएम पर तंज कसा था और स्तरहीन भाषा का उपयोग किया। अब बीजेपी ने इस पर हमला बोलते हुए कहा कि इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। ये सिर्फ मोदी जी का अपमान नहीं, बल्कि पूरे देश और गुजरात का अपमान है। जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, यह निंदनीय है और कहीं न कहीं ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। पार्टी के तमाम और नेताओं ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। उनके बारे में क्या कहा है? उनकी तुलना रावण से की है कि मोदी जी का चेहरा हर जगह दिखता है और रावण है क्या? क्या मतलब है? क्या भारत के प्रधानमंत्री के बारे में देश की प्रमुख विपक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये घटिया वक्तव्य देंगे? ये हमारे प्रधानमंत्री का ही अपमान नहीं है, ये हर भारतीयों का अपमान है, ये हर गुजरातियों का अपमान है। कांग्रेस पार्टी फिर से वही कर रही है जिसमें उसकी माहिरता है। एक व्यक्ति का विरोध करते करते देश के संवैधानिक पदों का विरोध और किस प्रकार से गाली गलौज पर उतर आना। पहले तो जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है वो कोई सहयोग नहीं, वो एक वोट बैंक का प्रयोग और उद्योग बन चुका है। गुजरात के स्थानीय लोगों में भी इस बयान को लेकर खासी नाराजगी है। ये राजनीति नहीं है, राजनीति करो तो पॉजिटिव राजनीति करो। इतने घटिया स्तर पे आप चले जाते हो। अगर हम ऐसा बोलेंगे कि ये गुजरातियों का अपमान है तो हम छोटे से दायरे में उसको सीमित कर रहे हैं। ये तो पूरे भारतवर्ष के राजनीति का अपमान है। वो जितना मोदी जी को गाली देंगे वो उतना ही कांग्रेस को नुकसान गया, जाएगा और आगे भी जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले गुजरात के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होते समय पार्टी नेता मधुसूदन मिस्त्री ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। पीएम मोदी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा था कि वो औकात की बात करते हैं, वो कहते हैं औकात दिखा देंगे। मैं कहता हूँ मेरी कोई औकात नहीं है, हमारी औकात बस सेवा देने की है। वो राज खानदान से हैं और हम सेवादार हैं। यही नहीं, कुछ दिन पहले तेलंगाना में पीएम ने कहा था कि कुछ लोग निराशा और हताशा के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें रोजाना 2-3 किलो गाली मिलती है, लेकिन उनका शरीर उन गालियों को पोषण में बदल देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर इजरायली फिल्म निर्माता नावद लापिद की गैर जरूरी टिप्पणी को लेकर विवाद हो गया है, जिसके बाद भारत में इजरायल के राजदूत ने नावद की टिप्पणी को असंवेदनशील करार दिया है। इस विवादित बयान के बाद इजरायल के महावाणिज्य दूत ने अनुपम खेर से मुलाकात कर खेद जताया है। 53वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव के समापन के मौके पर कॉम्पिटिटिव सेक्शन के चेयरमैन और इजरायली फिल्म निर्माता नवद लापिद ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद इजरायल के राजदूत को माफी मांगनी पड़ी। भारत में इजरायल के राजदूत नेओर गिलोन ने नवद लापिद की टिप्पणी को असंवेदनशील, अनावश्यक और घटनाक्रम के तथ्यों की पूरी जानकारी के बिना दिया गया बयान बताया। साथ ही प्रतिष्ठित फिल्म समारोह के मंच पर इस तरह के बयान देने को अनुचित करार दिया। साथ ही विश्वास जताया कि व्यक्ति विशेष की टिप्पणी से
दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध प्रभावित नहीं होंगे। I think that one private person with his own opinion shouldn't change anything here, and that's what I was trying to tell, that the relations are much stronger than this individual and another individual. इजरायली फिल्म निर्माता नवद लापिद ने इफ्फी के समापन समारोह के दौरान कॉम्पिटिटिव सेक्शन में दिखाई गई फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर अनावश्यक टिप्पणी की थी। इसके बाद इजराइल के राजदूत के ओपन लेटर लिखने और बयान देने के बाद इजराइल के महावाणिज्य दूत कोबी शोशानी ने मुंबई में अनुपम खेर से मुलाकात कर इजरायली फिल्म निर्माता के बयान पर खेद जताया। I saw the film Kashmir File. It was not an easy film to watch, definitely, and it was very dramatic for me because since then I didn't heard about what's happened in Kashmir in 1991. For me, the Kashmir File is Anupam Kher, and I felt after I was in Goa last night and I've heard this speech which I don't accept none whatsoever. The first person to call, and I did right away in the morning, to call Anupam Kher, my friend, and just to apologize. सेलिब्रेटरी मूड में होना चाहिए था। मैं चाहता कि काउंसिल जनरल यहाँ आते तो मुझे बधाई देने आते, मगर ये यहाँ आए हैं मुझसे सॉरी बोलने के लिए। इनको कोई इसकी ज़रूरत नहीं थी, मगर ऐसे लोग हैं, हर देश में कुछ इस किस्म के लोग होते हैं जिनको शायद देश अच्छा नहीं लगता है। वहीं दूसरी ओर द कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने बताया कि फिल्म को लेकर इस तरह की टिप्पणियां कोई नई नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठित मंच पर दिया गया बयान खेदजनक है। उन्होंने जानकारी दी कि निर्माण से पहले उन्होंने 700 लोगों का साक्षात्कार किया। उन्होंने दावा करने के साथ चुनौती भी दी कि यदि कोई इजराइल का आया फिल्म निर्माता कश्मीर फाइल्स के डायलॉग या सीन को सिद्ध कर दे कि ये सत्य नहीं है तो वे फिल्में बनाना छोड़ देंगे। ये बार बार सवाल उठता है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, मतलब वहां कभी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ ही नहीं। तो आज मैं विश्व के सारे बुद्धिजीवियों को, इन अर्बन एक्सेल्स को चैलेंज करता हूं, इन महान फिल्म मेकर जो इजराइल से आए उनको भी चैलेंज करता हूं कि कश्मीर फाइल्स का एक शॉट, एक डायलॉग, इवेंट कोई अगर प्रूव कर दे कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। दोस्तों, ये लोग हैं कौन जो हमेशा भारत के अगेंस्ट खड़े होते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने मोपला का सत्य किसी के सामने नहीं आने दिया। डायरेक्ट एक्शन डे जहां लाखों हिंदू मारे गए थे उनका सत्य सामने आने नहीं दिया, कश्मीर का सत्य सामने आने नहीं दिया। फिल्म को लेकर एक अनुचित टिप्पणी से जो विवाद उठा है उसका पटाक्षेप तो खैर हो गया है, लेकिन कश्मीर में सुनियोजित तरीके से आतंकियों द्वारा कश्मीरी पंडितों की हत्या और उनके साथ किया गया अत्याचार मानवता के इतिहास में एक घिनौने चेहरों में शामिल है और इस मामले में संवेदना सदैव अपेक्षित होनी ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और इंडोनेशिया के इस्लामी मामलों के जानकार धर्म गुरुओं और उलेमाओं ने आतंकवाद और कट्टरपंथ पर लगाम लगाने के लिए संवाद किया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके इंडोनेशियाई समकक्ष भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अजीत डोभाल ने विद्वानों से आह्वान किया कि आतंकवाद, अतिवाद और कट्टरपंथ की तरफ युवाओं को जाने से रोकने के लिए इस्लाम की सही शिक्षाओं को देना जरूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मंगलवार को दिल्ली के इस्लामिक कल्चरल सेंटर में भारत और इंडोनेशिया में पारस्परिक शांति और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने में उलेमा की भूमिका पर हुए सम्मेलन में शामिल हुए। इंडोनेशिया की तरफ से वहां के शीर्ष मंत्री डॉक्टर मोहम्मद महफूद एमडी इस सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि लोकतंत्र में नफरती भाषण, पूर्वाग्रह और हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। साथ ही उन्होंने उलेमाओं से आग्रह किया कि तकनीकी का उपयोग समझकर असामाजिक तत्वों के द्वारा फैलाए जा रहे नफरत को रोकने की दिशा में काम करना चाहिए। Extremism and terrorism is against the very meaning of Islam, because Islam means peace and well-being. Opposition to such forces should not be painted as a confrontation with any religion. Instead, we should focus on the real message of our religions, which stand for the values of humanism, peace and understanding. Indeed, as the Holy Quran itself preaches, killing one person is like killing all humanity, and saving one is like saving the humanity. इंडोनेशिया के शीर्ष मंत्री
डॉक्टर मोहम्मद महफूद एमडी ने कहा कि उलेमाओं की भूमिका इंडोनेशिया से लेकर पूरी दुनिया में शांति और सौहार्द स्थापित करने वाली रही है। Ulama and leaders of other faiths have been playing their role and contributing immensely for fostering a culture of interfaith peace and social harmony in Indonesia. We live in peaceful coexistence that rejects intolerance and discrimination. कार्यक्रम में शामिल हुए उलेमाओं और धर्म गुरुओं ने कहा कि इस्लाम की सही व्याख्या दुनिया में हिंसा और आतंकवाद की सोच को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकती है। तो कुरान की आयतों का सही इंटरप्रिटेशन किया जाए और लोगों को समझाया जाए कि इस्लाम अमन का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। इस्लाम में बहुत क्लियरली कहा गया है कि किसी एक बेगुनाह के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल कहा गया है, जैसे एनएसए साहब ने अपनी स्पीच में कहा था। तो जो मज़हब मोहब्बत अमन की बात करता है, उस मज़हब को बुनियाद बनाकर लोग बाग दहशत गर्दी फैला रहे हैं अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए। वो स्वार्थी लोग हैं, उनको बाहर निकाल के लाने की जरूरत है। और उलमा को चाहिए कि आवाम के अंदर जो शांति का पैगाम पहुंचाएं। और आज भारतीय मुसलमान जिस कट्टरता की सोच के साथ जी रहा है, उसे पैदा करने वाले भी उलमा ही हैं और रोक भी उलमा ही सकते हैं। उलमा की आज डबल जिम्मेदारी है, एक तो वो मजहबी तालीम पहुंचाएं, शांति की तालीम पहुंचाएं और भारत के अंदर फैलती हुई जो कट्टरता है और रेडिकलाइजेशन इसको दूर करने पर काम करें। हम जो हैं टारगेट हैं दुनिया के कट्टरपंथी इस्लामिस्ट का, और इसको अगर हमें तोड़ना है, इस चुनौती को उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो हमें इंटेलेक्चुअल्स को, सिविल सोसाइटी को साथ लाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा और कॉमन जॉइंट नैरेटिव्स बनाने पड़ेंगे। भारत और इंडोनेशिया दोनों देश अपने इतिहास, विविधता, साझा परंपराओं के साथ एशिया में शांति, क्षेत्रीय सहयोग और समृद्धि की संभावनाओं को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं और वर्तमान में दोनों देशों के बीच हुआ यह मंथन अहम माना जा रहा है। सुधाकर दास के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दुनिया भर में बढ़ता डेटा का व्यवसाय अब राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मसला बन चुका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में शुरू हुए वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि आज विकास को तकनीक से अलग करके नहीं देखा जा सकता है और भारत के विकास में तकनीक के योगदान की कहानी अब दुनिया भर में सुनाई देने लगी है। मंगलवार से दिल्ली में 3 दिन चलने वाले वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज के समय में डेटा सिर्फ व्यवसाय और अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, बल्कि अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि डेटा कहाँ जा रहा है, इसको लेकर हमें दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। आज के समय में हर चीज को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। You may speak about whether it is data or oil as data as the new oil. The fact is, more and more things are technologically driven, and we need to understand that there's a very strong political connotation which is inbuilt really into technology. ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 में कई देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया की मेजबानी में भू प्रौद्योगिकी पर होने वाला ये भारत का प्रमुख वार्षिक सम्मेलन है। विदेश मंत्री ने इस सम्मेलन में कहा कि भारत का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी के विकास से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रौद्योगिकी आज भू राजनीति के केंद्र में है। आने वाले दिनों में भारत की डिजिटल रिफॉर्म की कहानी दुनिया में सुनी जाएगी। Self-reliant India, you can say a kind of an economic strategic autonomy. That is today going to be key for global rebalancing. That big players are going to consciously strive to be technologically more, I don't want to be self-sufficient, but technologically more capable in order for rebalancing to actually take place. इस सम्मेलन में G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भी अपनी बात रखी। There is a huge crisis of global debt. Almost 70 countries in the world are facing a debt crisis. We have the challenge of a global supply chain which is disrupted. You have the challenge of climate action. But every crisis is also an opportunity. And to my mind, this is a huge opportunity for India. Technology has always been a great equalizer, where citizens from all walks of life have used a veritable toolkit
of digital public goods to access services, public services, make payments, and even address their collective grievances. In a world splintered by polarization and technological balkanization, India will strive to ensure that the world in coming years is a just, equitable place with prosperous, inclusive societies at its core. 3 दिन तक चलने वाले ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 में कई विषयों पर वैश्विक मंथन होगा, जिनमें प्रौद्योगिकी, सरकार, सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्टार्टअप, डेटा, कानून, लोक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, अकादमिक और आर्थिक मुद्दे शामिल हैं। इन विषयों पर विश्व के प्रमुख बुद्धिजीवी अपने विचार रखेंगे और प्रौद्योगिकी तथा इसके भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा भी होगी। अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भोपाल के रविंद्र भवन में दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान द्वारा आयोजित व्याख्यान में 21वीं सदी के परिदृश्य में भारत का आर्थिक सामर्थ्य विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि दत्तोपंत ठेंगड़ी ने 1955 में भारतीय मजदूर संघ की नींव रखी थी। उन्होंने कहा कि दत्तोपंत जी की संकल्पना थी कि देश का युवा रोजगार देने वाला बने। दत्तोपंत जी का ये था कि इस देश के लिए भलाई होगा अगर हर एक का उनके अपने एम्प्लॉयमेंट के वातावरण बने, ना कि वो जॉब सीकर हो, वो जॉब सीख करके जाने में भलाई नहीं है। ये था उनके सोच। आज यही सरकार के द्वारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से आया हुआ एक पार्टी है, जनसंघ हमारे पितृ समान है, और उनमें क्योंकि दत्तोपंत जी का विचारधारा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सोच विचार, अंत्योदय सब उसमें है शामिल, उसके वजह से आज सरकार ये बोल रही है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम मुद्रा लोन देंगे। दिल्ली में आज 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा और एसोसिएटेड मीटिंग्स 2022 के पुरस्कार वितरण समारोह के बाद प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि बैठक में सभी देशों ने कोविड से जो सबक सीखे हैं उसको एक दूसरे के साथ साझा किए। उन्होंने कहा कि भारत के लिए गर्व की बात है कि कोविड के बाद कम समय में महासभा की बैठक आयोजित की गई। इन गए 3 साल में जो भी वैश्विक महामारी की परिस्थितियां बनी, उसके कारण सभी देशों में विकट परिस्थितियां थीं और लगभग सभी जगह वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से वहाँ के जो संचार माध्यम हैं, जो मीडिया हैं, उन्होंने जनता को उसके बारे में अवगत कराना, बचाव के तरीके और दूसरी जो सावधानियां बरतनी हैं और बाद में जाकर वैक्सीनेशन और दूसरी चीज़ों के बारे में भी बहुत आगे बढ़ के जानकारी दी। तो जो उन्होंने सबक उस समय में सीखे हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बांटने के लिए और आगे जा कर के जो इस अंतराल में लोगों के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो पाया है, उसमें तकनीकी दृष्टि से या कंटेंट प्रोडक्शन की दृष्टि से, इंजीनियरिंग की दृष्टि से जो विभिन्न हमारे आयाम हैं ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के, उनके संबंध में और आगे क्या किया जा सकता है नेटवर्क्स द्वारा स्वयं और एक दूसरे के साथ मिलकर, इन सब विषयों के ऊपर चर्चा हुई है। केंद्र सरकार की डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा को लेकर देश के कोने कोने में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कर्नाटक में भी करीब 70 लाख रिटायर्ड नागरिकों को इसका लाभ हो रहा है। इस अभियान को राज्य के कई क्षेत्रों में चलाया गया है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के जरिए केंद्रीय और राज्य सरकार के पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक के कई इलाकों में जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। बेंगलुरु में केनरा बैंक और एसबीआई बैंक ने कई जगहों पर इस अभियान को चलाया। बेंगलुरु, मैसूरू, कलबुर्गी के अलावा राज्य के कई हिस्सों में ये अभियान चल रहा है। बेंगलुरु के एसबीआई परिसर में चल रहे अभियान केंद्र में कई पेंशनर्स ने बैंक अधिकारियों द्वारा डेमो किए गए प्रमाण पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया समझने और सीखने के लिए पहुंचे। जीवन प्रमाण पत्र हर साल जमा करना अनिवार्य है। इन कैंपस में बीएसएनएल, रेलवे, बैंक सर्विस,
टीचर्स और कई रिटायर्ड अधिकारी पहुंचे। मैसूर और बेंगलुरु में लोगों ने जमकर इस कैंप का लाभ उठाया। पहले बहुत मुश्किल था, अब हम यह काम आसानी से कर सकते हैं। केंद्र ने इसको बेहद आसान बनाया है। अब तक जीवन प्रमाण पत्र को भौतिक रूप में जमा करना पड़ता था, जिसके कारण पेंशनर्स को देरी होती थी, लेकिन अब जीवन प्रमाण पत्र एक बटन के क्लिक कर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है, जो वृद्ध पेंशनर्स और दिव्यांग पेंशनर्स के लिए बहुत मददगार है। वन इज आधार फेस आरडी ऐप। इस प्रक्रिया को समझने में अगर कठिनाई है तो पेंशनर की मदद के लिए उन्हें अपने एंड्रॉइड फोन या लैपटॉप का उपयोग करके अपने घर बैठे आराम से एक बटन क्लिक करके अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करना भी सिखाया जाएगा। एसबीआई और कैनरा बैंक इस मुहिम को पूरे राज्य भर चलाएंगे। इस प्रक्रिया को समझने में अगर कठिनाई है तो पेंशनर्स की मदद के लिए उन्हें अपने एंड्रॉइड फोन या लैपटॉप का उपयोग करके अपने घर बैठे आराम से एक बटन क्लिक करके अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करना भी सिखाया जाएगा। कैनरा बैंक और एसबीआई इस जागरूकता अभियान को राज्य के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। आयशा खानम, डीडी न्यूज, बैंगलोर। और अब कुछ दूसरी हम राष्ट्रीय खबरें। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत दूसरे राज्यों में 20 जगहों पर छापेमारी की। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया समेत आधा दर्जन गैंगस्टर से पूछताछ के बाद यह कार्रवाई की। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड में दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट कराने की अनुमति दे दी है। पिछले सप्ताह से चल रहा आफ्ताब पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट आज पूरा हो गया है। उत्तराखंड के औली में चीन सीमा के पास भारत और अमेरिका की सेना का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। दोनों देश 15 दिनों तक ये साझा सैन्य अभ्यास करेंगे। इतने ऊंचे इलाके में भारतीय सेना पहली बार किसी मित्र देश की सेना के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। टाटा समूह ने अपनी एयरलाइंस विस्तारा और एयर इंडिया के एकीकरण की घोषणा की है। यह प्रक्रिया मार्च 2024 तक पूरी की जाएगी। टाटा समूह ने इसी साल के जनवरी में एयर इंडिया को खरीदा था। विलय के बाद कंपनी के पास कुल 218 विमान होंगे। विस्तारा में टाटा समूह की 51% हिस्सेदारी है। बाकी 49% हिस्सेदारी सिंगापुर एयरलाइंस के पास है। केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीन से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। केंद्र सरकार ने बताया कि सरकार जनहित में लोगों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित जरूर करती है, लेकिन वैक्सीन लगवाना कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। किसी व्यक्ति पर वैक्सीन के बुरे प्रभाव के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को जवाब दाखिल करने के लिए 4 और सप्ताह का वक्त दिया है। इस मामले में अभी तक यूपी और कर्नाटक सरकार ने ही जवाब दाखिल किया है। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।